अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिक फिजिक्स का साउंड। और बुक के कंटेंट के हिसाब से यूनिट 11 है, उसके एंड ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और ये उसका पहला न्यूमेरिकल है। कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। जब मैं आपको स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मली एयर के अंदर जो होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो 340 टू 346 मीटर पर सेकंड की रेंज में जो है लाया करती है। और ये जो वैल्यू की रेंज है, ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से सेट है, क्योंकि नॉर्मली रूम टेम्परेचर की जो रेंज होती है हमारे पास, वो होती है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड ऑफ साउंड के लिए। जब मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहा था फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो उसके अंदर हमने टेम्परेचर पढ़ा था। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है स्पीड ऑफ साउंड के जो है डायरेक्ट रिलेशन में है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, स्पीड ऑफ साउंड भी उतनी जो है उस पर्टिकुलर मीडियम का, मतलब जिस मीडियम के थ्रू जो है साउंड पेनिट्रेट हो रही है, उस मीडियम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी उसके अंदर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, मैं आपको एक इससे रिलेटेड हमने वर्क एग्जाम्पल भी की थी, वर्क एग्जाम्पल 2 जो पेज नंबर 29 पे है आपके पास, आपकी बुक के अंदर। उसके अंदर हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे किया था। ये क्वेश्चन सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लोगे, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड मांग रहा है आपसे, जबकि वो बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 331 मीटर पर सेकंड। तो देखो, जीरो से जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, अगर जीरो पे 331 मीटर पर सेकंड है, तो फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का, जैसे इस केस में एयर है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है उस मीडियम के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। और ये हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की थी जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं इसको डेटा के साथ। और सबसे पहले डेटा में क्या लिखेंगे हम, आपको दिया हुआ है एक टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो आप इसे 50 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल में वैल्यू ले रहे हो तो टेम्परेचर की, तो केल्विन में लेते हैं। वो केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 50 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देते हैं 273। तो ये वैल्यू जो है डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास ये कन्वर्टेड वैल्यू आ जाएगी केल्विन में 323 केल्विन। दूसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, वी दिया हुआ है, यानी आपको कितने पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस में छोटा सा इधर लिख रहा हूँ, ये वी आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है 331 मीटर पर सेकेंड। अब इसका सॉल्यूशन, जब हम वर्क एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आपको याद होगा, दैट इज वी इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी ओवर 273 केल्विन। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको याद होगा, जब हमने वर्क एग्जाम्पल 2 की थी तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपको याद होगा, हमने लेक्चर के दौरान एक फार्मूला डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड का, दैट इज वी इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी ओवर 273 केल्विन। ये 331 और 273 केल्विन, आपको पता है, मैंने जब क्लास के अंदर आपसे डिस्कस किया था तो बताया था कि 331 और 273 के की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये फार्मूले के अंदर स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है, ये कांस्टेंट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि 331 इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे इस फॉर्मूले के अंदर एडजस्ट हुई है दोनों वैल्यूज़, ये तो आपका कंसर्न नहीं है क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। बहरहाल ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड निकालने का किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो आप 50 डिग्री सेल्सियस पर निकाल रहे हो तो आप क्या लिख दोगे, वी के बराबर में छोटा सा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड हम निकाल लें। तो क्या हो जाएगा अब आपके पास, v इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी, टेम्परेचर कितना है, कितने पे निकाल रहे हो आप, 323 केल्विन जो कन्वर्टेड टेम्परेचर है आपके पास, और डिवाइडेड बाय 273 के। अब इसे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर क्या है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, 323 डिवाइडेड बाय 273। तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारे पास 1.183। ये पहले मैंने 323 और 273 को आपस में डिवाइड कर लिया, अभी मैंने रूट नहीं लिया इस वैल्यू का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, रूट ले लो। तो v इक्वल्स टू 331
मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू का रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.087, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लो या 2 ले लो, कोई मसला नहीं है। फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो 331 से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज v स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू 360.03 मीटर पर सेकेंड। इसे आप चाहो तो सिर्फ 360 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। तो मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कह रहा है? कहता है अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एक्चुअली द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर विच लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं साहब। ये साउंड वेव्स की वो फ्रीक्वेंसी है, ये उस फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं कह लें जो एक इंसान का कान सुन सकता है, यानी वो आवाज़ों की हद होती है जो इंसान के कान सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी साउंड की, साउंड वेव की कम है तो वो आवाज़ इंसान नहीं सुन सकता। ऐसी साउंड वेव्स को आप कहते हैं इंफ्रासोनिक। और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर कोई साउंड वेव हो जाए तो वो इंसान के कान का एयर ड्रम जो है डैमेज कर सकता है, यानी कान का पर्दा फट सकता है। तो ऐसी साउंड वेव्स को आप क्या कहते थे? अल्ट्रासाउंड। फिर क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी ये जो दो बाउंड्रीज हैं उस साउंड वेव की जो एक इंसान का कान सुन सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स क्या होंगी, यानी 20 हर्ट्ज पे वेवलेंथ क्या होगी और 20 किलो हर्ट्ज पे वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि ये साउंड वेव्स वो साउंड वेव्स होंगी, यानी ये वो वेवलेंथ्स होंगी साउंड वेव्स की जो एक इंसान का कान सुन सकता है। अब यानी वेवलेंथ्स मांग रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी देके आपको, जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसने कितनी दी हुई आपको? 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर देखना। सबसे पहले तो आपको दी हुई है एक फ्रीक्वेंसी f1। जब दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो एक को f1 मान लो, एक को f2, तो ये हो गई 20 हर्ट्ज। उसके बाद एक और फ्रीक्वेंसी दी हुई है f2, ये दी हुई है 20 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज तो ऐसा यूनिट नहीं है फ्रीक्वेंसी का, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाने के लिए दो काम कर सकते हो, या तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। 10⁻3 कहते हैं किलो को ही। ये प्रीफिक्सेस जब हम 9th क्लास में जब पढ़े थे तो याद होगा हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे। अगर आपको प्रीफिक्सेस अच्छे से आते हैं तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। 10⁻3 किलो की जगह लिखा और हर्ट्ज ऐसे लिख दिया तो ये कन्वर्ट हो गया। 10⁻3 रिप्रेजेंट्स किलो। या फिर आप चारों किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी? 20,000 हर्ट्ज। अब आपको स्पीड ऑफ साउंड जो इसने दी हुई है वो है v, से डिनोट करते हैं आप 340 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है इन दो फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालो, यानी लैम्डा 1, लैम्डा से रिप्रेजेंट वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी 1 के लिए, और लैम्डा 2 निकालो फ्रीक्वेंसी 2 के लिए। डेटा उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले फॉर वेवलेंथ 1 यानी लैम्डा 1 के लिए काम कर रहे हैं। जब भी आपको पता है कि एफ वी और लैम्डा का जिक्र हो रहा हो तो यहाँ पे जो है हमेशा न्यूमेरिकल जो है ज़्यादातर v इजिकल्स टू एफ लैम्डा यानी वेव इक्वेशन से सॉल्व हो रहा होता है। तो क्या लिखोगे? क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? v इजिकल्स टू एफ लैम्डा। अब आपको पता है आप लैम्डा 1 के लिए काम कर रहे हो तो फॉर्मूला में आपको लैम्डा 1 यानी लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो लैम्डा 1 निकालना है, यानी लैम्डा 1 को जो है इजिकल्स टू के इधर या उधर अकेला करना है। तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 से, फ्रीक्वेंसी 1 लैम्डा 1 से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके v से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जब वहाँ जाके v से डिवाइड होगी तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? v अपॉन f1, और लैम्डा 1 यहाँ पे अकेला रह जाएगा, इसको सीधा करके लिख लो। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v अपॉन f1। अब वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकाल लो। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। इसे डिवाइड करा दो f1 से। f1 कितना है? 20 हर्ट्ज। जब आप इसे 340 को 20 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 17 मीटर। यानी जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 17 मीटर है। उस यानी उस वेव की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 17 मीटर है। अब मूव करते हैं लैम्डा 2 के लिए। लैम्डा 2 कैसे निकलेगा? सेम इसी तरीके से। नाउ फॉर लैम्डा 2 वो भी ऐसे सॉल्व होगा, v इजिकल्स टू एफ लैम्डा, बट इज दिस टाइम फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? f2 और लैम्डा 2 करोगे।
फिर से वही काम करोगे, जब वो काम करोगे आपके पास तो लैम्डा टू आपके पास, यानी F2 को जो है V के पास लेके जाओगे, डिवाइड कराओगे, तो लैम्डा टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन F2 के। अब लैम्डा टू निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। V कितना है, 340 मीटर पर सेकंड था, ये तो कांस्टेंट था दोनों के लिए। और F2 फ्रीक्वेंसी 2 कितनी थी आपके पास, ये रही, ये कितनी थी 20 किलो हर्ट्ज, जैसे हमने कन्वर्ट किया था 20 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज कर लें या फिर 20,000 हर्ट्ज लिख लें, दोनों एक ही बात है। तो हम इसे 20,000 हर्ट्ज ले लेते हैं। 340 को 20,000 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 0.017 मीटर। यह आपका लैम्डा टू हो गया उस वेव के कॉरस्पॉन्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज होगी। सही है। तो आप कह सकते हो कि ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ जो है 17 मीटर से लेके 0.017 मीटर तक लाई करे, ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ 17 मीटर से लेके 0.017 मीटर तक लाई करे, वो वेव एक नॉर्मल ह्यूमन एयर सुन सकता है। सही है, उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे ये सवाल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। एक शिप है जिसने अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ किया है मेजर करने के लिए, क्या, सबमरीन की डेप्थ, यानी एक समंदर है मान लो। पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। एक समंदर है, उस पर शिप है, और वो शिप क्या कर रही है, देखो वाटर सरफेस पे चल रही है, और वो कर क्या रही है, वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज़ कर रही है। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड ये एक ही बात होती है। ये वो अल्ट्रासोनिक वो पल्सेस होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड वेव्स होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड ये एक ही बात होती है। तो शिप्स क्या करती हैं, यूजुअली जो सोनार सिस्टम होता है, हमने पढ़ी थी एक एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड की, तो वो सोनार सिस्टम क्या करता है, वो यूजुअली जो है समंदर की डेप्थ, या फिर लोग होते हैं ना कुछ शिकार वगैरह करने जाते हैं मछलियों वगैरह के, तो वो उस पर्टिकुलर जगह में देखते हैं पहले कि उधर फिशेस कितनी है, कौन सी ब्रीड है, किधर है, ये सारा काम जो है सबमरीन वाले कर रहे होते हैं। तो या फिर समंदर के अंदर कोई कीमती रॉक या फिर कोई कीमती जो है आपके पास एसेट्स होते हैं, ये जो भी समंदर से चीज़ें मिलती हैं हमें, उनको ढूंढने के लिए ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं समंदर के अंदर, उनके बारे में स्टडी करने के लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे सोनार कहते हैं। सोनार करता क्या है, सोनार जो है अल्ट्रासोनिक पल्सेस को ट्रांसफर करता है किसमें, समंदर के पानी के अंदर। जैसे यहाँ से जो है आपने एक सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है और ये अल्ट्रासोनिक पल्सेस क्या हो रही है, पानी के अंदर जाती हैं, और जाने के बाद मान लो कि इस जगह पे कोई रॉक पड़ा हुआ है, ये रॉक है या फिर ये रॉक है, इस रॉक पे लगती है, और लगने के बाद जो है ये, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये लगने के बाद जो है ये वापस ऊपर आके जो है सिग्नल देती हैं, और वो सिग्नल जो है कहाँ पे कैच हो रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर। और उस स्क्रीन के ऊपर जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का शेप, साइज़, स्ट्रक्चर क्या है, या फिर फिश है कोई या कुछ है। तो इस तरह से जो है अल्ट्रासोनिक पल्सेस यूज़ होती हैं सोनार के थ्रू समंदर के अंदर या सबमरीन लाइफ के अंदर। सही है। तो ये भी यही काम कर रहा है। क्या कह रहा है, अ साउंड, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी, एक साउंड पल्स है उसे ट्रांसमिट किया गया सी के अंदर, यानी समंदर में डाला गया। एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड। सी बेड किसे कहते हैं, समंदर की सतह, यानी नीचे का जो जमीन वाला हिस्सा है ना, मान लो कि ये समंदर का ये हिस्सा एंड है, तो ये जो पल्सेज हैं ये आपके पास क्या कर रही हैं, ये नीचे तक जा रही हैं, जाने के बाद यहाँ से लग रही हैं, और लगने के बाद वापस आ रही हैं। जब भी वो इको यूज़ कर रहा है, वर्ड इको का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड। तो क्या हो रहा है, उसकी इको रिसीव हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन रिसीव हो रही है वापस। कितनी देर में रिसीव हो रही है, कहता है 40 मिली सेकेंड, यानी 40 मिली सेकंड के अंदर ये रिसीव हो रही है। ये बहुत छोटा टाइम है, ये मिली सेकंड टाइम दिया हुआ है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है इसके जो स्लैश लगा के मीटर पर सेकंड कर देते हैं। भाई ये स्पीड नहीं है, ये मिली सेकंड दिया हुआ है, टाइम में से आप कन्वर्ट करोगे सेकंड में। ठीक है, 40 मिली सेकंड में काम हो रहा है कि साउंड वेव जो है जा रही है, सी बेड पर लग रही है, समंदर की सतह पे लग रही है, यानी नीचे वाले हिस्से पे, सी बेड किसे कहते हैं, बिल्कुल बॉटम समंदर का, उस पर लग रही है और वापस आ रही है। और रिसीव कितनी देर में हो रही है ये पल्स, 40 मिली सेकंड में। क्या कहता है फिर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1480 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है पानी के अंदर, समंदर के पानी में, वो है 1480 मीटर पर सेकंड। कहता है कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, यानी कह रहा है कि ये अगर यहाँ से मान लो कि इस जगह से सिग्नल्स भेज रहे हो और वो ज़मीन पे लगे समंदर की, और वो फिर वापस आए आपके पास कितनी देर में, 40 मिली सेकेंड में। सही है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है वाटर के अंदर, 1480 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, जिस सरफेस के ऊपर शिप चल रही है वहाँ से लेके ज़मीन तक का डिस्टेंस मांग रहा है आपसे पूरा। सही है, उम्मीद अच्छे से समझ गए होगे सवाल। अब ये मिटा रहा हूँ, फिर डेटा बनाते हैं इसका।
देखना, डेटा में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 40 मिली सेकेंड। टी आपके पास कितना हो जाएगा, 40 मिली सेकेंड, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फॉर मिली, और सेकंड्स ऐसे लिख दोगे, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास। सही है, सेकंड्स में। उसके बाद आपको स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है v = 1480 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्टेड है, ऐसा यूनिट में से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है एक तरह से, मान लो शिप से लेके जमीन तक का पूरा। तो आप कह लो डी आपसे मांग रहा है ये सवाल में, डी फॉर डीपनेस, या फिर डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं आप इसे। अब क्या होगा सॉल्यूशन में, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, v = s/t। s इज यूज फॉर डिस्टेंस हेयर। अब आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे बात ही डिस्टेंस की हो रही है, डीपनेस या फिर हाइट, या फिर आप ये कोई भी डिस्टेंस की, कोई भी लेंथ की बात कर रहे हो तो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, सही है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस विल बी इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, अब इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एस तुम्हें निकालना है उसे ऐसे ही लिख दो, वी कितना है 1480 मीटर पर सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई करा दो कन्वर्टेड टाइम से, जो कि कितना है 40 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स। तो आपके पास एस निकल के आ जाएगा 1480 को मल्टीप्लाई कराओ 40 एक्सपोनेंट -3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 59.2 मीटर। अब देखो, ये तो वो डिस्टेंस आया है जो, मान लो ये जो याद होगा अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ये तो वो डिस्टेंस आया है जो उस साउंड वेव ने कवर किया टोटल। यानी यहाँ से साउंड वेव गई, और मान लो ये सी बेड है, साउंड वेव गई, जाने के बाद यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद ये वापस ऊपर आई। कितनी देर में आई थी ये, 40 मिली सेकेंड में। तो हमने 40 मिली सेकेंड यहाँ पे यूज़ किया टाइम, तो हमने तो डिस्टेंस वो वाला निकाला है जो इस वेव ने जाने में और आने में पूरा तय किया। और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें सिर्फ चाहिए मान लो एक साइड का डिस्टेंस, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है समंदर की। ये तो वो डिस्टेंस आ गया जो आने और जाने दोनों में तय किया है वेव ने। तो हमें सिर्फ जाने वाला अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें डेप्थ पता चल जाएगी, क्योंकि हमें वन साइड का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपने डिस्टेंस निकाला है उसे डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो आपको डेप्थ पता चल जाएगी समंदर की कितनी है। तो इसके लिए आप लिखोगे एज वी नो 59.2 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस covered by wave. So for deepness of submarine, dividing 59.2 by 2 and using d is equals to s here, क्या करेंगे, एस की जगह डी यूज करें क्योंकि डीपनेस ऑफ सबमरीन निकालें, और 59.2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें डेप्थ पता चल जाएगी। तो क्या करोगे आप, एस की जगह डी यूज करोगे तो डी विल बी इक्वल्स टू 59.2, इसे डिवाइडेड बाय 2 करा दोगे तो आपके पास डी क्या आ जाएगा 29.6 मीटर। यानी ये आपके पास आ गई डेप्थ ऑफ सबमरीन, उस सबमरीन की डेप्थ जिसमें से जो है आपने सिग्नल्स भेजे थे वो सी बेड पे जाके लगे, और लगने के बाद क्या हुआ, वो सिग्नल्स वापस रिसीव हुए, इको आई उन सिग्नल्स की, यानी रिफ्लेक्शन। तो वो सफ़र जो इस वेव ने जाने और आने में तय किया था वो कितना था, आपके पास 59.2 मीटर। बट हमें वो दोनों, हमें वो पूरा डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये, यानी डेप्थ ऑफ सबमरीन कितना डीप है ये, तो वो कितनी है 29.6 मीटर। सही है, शुरू करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। और ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, 3 पार्ट हैं इसके, आराम से 2-2 नंबर का एक पार्ट बन सकता है। आज तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है लॉन्ग में। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कहता है एट नाइट बैट इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड दी हुई आपको एयर के अंदर, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में 340 यूज़ की हमने। अब एक बात सुनने वाली है इधर, वो ये कि
बैट जो होती है ना, चमगादड़, चमगादड़ आप लोगों ने देखी होगी कभी। तो चमगादड़ का शिकार करने का तरीका कुदरत का बहुत अच्छा निज़ाम है। एक समझ लो जिस तरह चमगादड़ जो है अपना शिकार करती है, कैसे करती है, वो अपने मुंह से जो है ना साउंड पल्सेस क्रिएट करती है। और वो साउंड पल्सेस जो है उसके मतलब वो साउंड पल्सेस जितने भी उसके रेडियस के अंदर जा सकती हैं वो पल्सेस, वो उधर फैलती हैं और फैल के उस जगह पे टकरा उस शिकार पे टकराती हैं, उस चीज़ पे टकराती हैं जिसका उसे शिकार करना होता है। और वो टकरा के वापस जब आती हैं तो वो उसको सिग्नल्स मिलते हैं, यानी इको रिफ्लेक्शन ऑफ दीज पल्सेस टेल हिम कि इसका जो शिकार है वो इस जगह पे मौजूद है। ये चमगादड़ का शिकार करने का तरीका है। अब क्या कह रहा है आपसे पहले पार्ट में, कहता है अ बैट एमिट अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.0080 मीटर। एक पल्स जो है बैट ने निकाली अपने मुंह से जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, 0.0080 मीटर। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, यानी पहले पार्ट के लिए क्या कह रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ कितनी होगी। अब इसका क्या करो, आप पार्ट वाइज पार्ट डेटा बनाओ। सबसे पहले तो आप इसका जनरल डेटा बनाओ जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है एयर के अंदर, वो कितनी है, v इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपसे पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में आपसे कहता है कि उसने आपको जब लैम्डा दिया हुआ है कितना, 0.0080 मीटर, तो बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये पहले पार्ट में वो आपसे मांग रहा है। तो सॉल्व करते हैं पहला पार्ट, देखना। पहले पार्ट में क्या यूज करोगे, वी एफ और लैम्डा है तो आपको पता है वेव इक्वेशन से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। वेव इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, वी और लैम्डा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एफ आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, वी अपॉन लैम्डा के। इसे सीधा करके लिख लो तो एफ विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। अब वैल्यूज को पुट कर लो, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये पहला पार्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैं पहला स्टेप वापस लिख देता हूँ। लास्ट वाला जो स्टेप हमने लिखा है, फिजिकल्स टू वी अपॉन लैम्डा। तो एफ हमें निकालना है, ऐसे रहने दो। वी कितना दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकंड। इसे डिवाइड करा दो किससे, लैम्डा से, जो क्या दिया हुआ है 0.0080 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल के आ जाएगी, 340 को डिवाइड कराओ 0.0080 से, तो आपके पास आ जाएगा 42,500 हर्ट्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 42.5 सॉरी 42.5 किलो हर्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। किलो इज यूज फॉर 1000, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 42.5 किलो हर्ट्ज या 42,500 हर्ट्ज। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड रिफ्लेक्टेड इन द बेड। क्या हुआ, जो पल्स उसने साउंड की निकाली थी उसने क्या किया, हिट किया उसे प्रे पे। प्रे किसे कहते हैं, शिकार पे, जो वो शिकार कर रहा है, सही है। उस पर हिट करा और उसे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन मिली उस अपनी पल्स की बैट को। अब द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड्स आफ्टर इट इमिटेड। जब उसने इमिट की थी वो साउंड वेव, अपने मुंह से निकाली थी, तो जब उसे वापस सिग्नल रिसीव हुआ है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो कितनी देर में हुआ है, 0.10 सेकेंड के अंदर। कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में बताओ कि कितना डिस्टेंस पल्स ने तय किया है। यानी अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन की तरह ये कुछ समझ लो, ये बैट ने जो है पल्सेस जनरेट किए यहाँ से, और यहाँ पे इसका शिकार था, ये गए पल्सेस, और पल्सेस जाने के बाद इस शिकार पे लगे, और लगने के बाद इसे रिसीव हुए, और ये रिसीव हुए कितनी देर में, 0.10 सेकेंड्स के अंदर, सही है। तो कह रहा है ये जो जा रही है वेव और आ रही है वेव, इस ड्यूरेशन में वेव ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बताओ, सही है। समझ गए होगे, बहुत सिमिलर है पिछले सवाल से। सेकंड पार्ट का देख रहा हूँ इधर, डेटा बना रहा हूँ इधर। तो सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और वो कितना है, t इज इक्वल्स टू 0.10 सेकेंड्स, सही है। अब आपसे क्या कह रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस तय किया है उस पल्स ने टोटल। तो अब क्या करोगे आप, सिंपल, आपको पता है आपके पास v इस क्वेश्चन के अंदर शुरू में ही दिया हुआ था आपको, वो ये रहा। जब v दिया हुआ है जो जनरल डेटा में हमने लिखा था, और t दिया हुआ है और s निकालना है, तो सिंपल आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। और आपको निकालना क्या है इसके अंदर, s,
तो एस निकालना है तो एस विल बी इक्वल्स टू वी इंटू टी, और एस इज इक्वल्स टू वी कितना दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई करा दो टी से, टी कितना है 0.10 सेकेंड्स, और एस आपके पास निकल के क्या आ जाएगा 34 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो इस वेव ने टोटल तय किया है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखना क्या बोल रहा है, कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। अगर आपको याद हो पीछे वाला सवाल, तो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ डेप्थ निकालनी थी, तो डेप्थ के लिए हमने क्या किया था, वन साइड का डिस्टेंस ले लिया था, यानी जो वो वेव जा रही थी। तो अब ये फिर से वही उसी तरह से पूछ रहा है कि जब सिग्नल पल्स निकाली बैट ने, वो गई और जाने के बाद फिर आपको पता है वो क्या हुआ, वापस आई। तो जाने और आने में जो डिस्टेंस उसने तय किया वो तो हमने निकाल लिया, क्या 34 मीटर, ये रहा। अब क्या कह रहा है वो, मुझे ये बताओ कि वो जो शिकार है उसका, क्या कहते हैं, बैट का, चमगादड़ का जो शिकार है वो उससे कितना दूर है। तो अगर उसका डिस्टेंस हमें निकालना है कि वो कितना दूर है, तो अगर मान लो कि आपके पास बैट यहाँ पर है, यहाँ से निकाला है ना वो सिग्नल, तो यहाँ से यहाँ तक गई वे फिर वापस आई, तो ये जहाँ तक गई है वहाँ तक होगा ना उसका शिकार जो होगा। या मान लो प्रे यहाँ पर है, तो यहाँ तक गई और लग के क्या हुआ, ये वेव फिर इसके बाद वापस आई। तो हमें क्या हुआ, हमें सिर्फ इस तरफ का डिस्टेंस अगर पता चल जाए एक साइड का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस बैट से शिकार का जो फासला है वो कितना है। सही है, ये सिमिलर है पिछले वाले सवाल की तरह ही बिल्कुल। तो क्या करोगे आप, फिर से एक स्टेटमेंट लिखोगे, एज वी नो दैट 34 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस covered by wave. So for distance of bat from prey will be s is equals to 34 मीटर जो आपका आंसर है, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे आप, तो s आपके पास कितना आ जाएगा 17 मीटर, यानी चमगादड़ का शिकार उससे कितना 17 मीटर दूर है। ठीक है।